हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइंस्टीन बाबा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है। आप लोग के सिलेबस में भी ये दिया हुआ है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा है, किसी किसी साल में पूछा हुआ है क्वेश्चन इस तरीके के। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इतना अच्छा सवाल है, आप लोग जब सॉल्व करेंगे, इसको पूरा वीडियो देखेंगे, आप लोगों को खुद ही मालूम हो जाएगा। और इसके साथ ही आप लोगों के बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इसमें कन्वर्जन टेबल का यूज तो हुआ ही है। इसके साथ में टेम्परेचर को एक यूनिट से दूसरे यूनिट में किसका चेंज करते हैं, और इसके साथ ही जो इक्वेशन वाले सवाल हैं अभी तक मैंने बताया नहीं था, तो वो भी क्लियर हो जाएगा कि इक्वेशन वाले सवाल कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ और ध्यान से आप लोग वीडियो देखिएगा। कहीं पे भी कोई दिक्कत आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। तो क्वेश्चन है कि द इफेक्टिव हीट कैपेसिटी ऑफ ए मिक्सचर ऑफ ए गैस इज गिवन बाय, मतलब कि कोई गैसियस मिक्सचर है, उसकी हीट कैपेसिटी दी हुई है। अब हीट कैपेसिटी क्या होता है ये मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग थर्मोडायनामिक्स में पढ़ रहे होंगे अगर, तो वहाँ पे टर्म्स आया है, या आप लोग पिछले 12वीं में कक्षा 12th में पढ़ चुके हैं, तो इसलिए मैं उसका यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बस सीधे मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। अगर किसी को अलग से पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है, ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा उसमें। तो ये दिया हुआ क्वेश्चन कि कोई गैसियस मिक्सचर है और उसकी जो हीट कैपेसिटी है वो हम इस इक्वेशन के हिसाब से तो वो हीट कैपेसिटी उसकी है गैसियस मिक्सचर की। मतलब कि यहाँ पे देखिए इक्वेशन क्या मैं पढ़ दे रहा हूँ। Cp is equal to 7.13 plus 0.577 into 10 to the power minus 3 T plus 0.0248 into 10 to the power minus 6 T square, where Cp is in BTU per pound mole per degree Fahrenheit and T is in डिग्री फॉरेनहाइट। ठीक है, मतलब कि जो इक्वेशन दिया हुआ है उसमें Cp का यूनिट क्या है, इतना है, और जो T है वो डिग्री फॉरेनहाइट है, मतलब टेम्परेचर है, और किसमें है, डिग्री फॉरेनहाइट में है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। जो Cp का वैल्यू होता है, आप लोग जब डिटेल्स में पढ़ेंगे, तो जो हीट कैपेसिटी होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। मतलब टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो हीट कैपेसिटी बढ़ती है, और अगर टेम्परेचर घट रहा है तो हीट कैपेसिटी घटती है। और ये डिपेंड करता है कि गैस किस टाइप का है, उस पर भी डिपेंड करता है। तो वही चीज दिया हुआ है कि कोई गैसियस मिक्सचर है, उसके जो Cp का मान है वो इस इक्वेशन के हिसाब से चेंज होता है। ठीक है, टेम्परेचर बेस्ड है। ठीक है, तो उसमें कह रहा है कि इसमें Cp का जो वैल्यू है इतना है, और जो T है डिग्री फॉरेनहाइट में है। तो ये 3 क्वेश्चन इसमें पूछा हुआ है। देन फाइंड आउट, पहला क्या पूछा है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ कांस्टेंट इन एबव इक्वेशन। उसके बाद चेंज द इक्वेशन इन द फॉर्म इन विच टेम्परेचर इज इन केल्विन। उसके बाद पूछा है तीसरा, चेंज द इक्वेशन इन द फॉर्म इन विच Cp इज इन किलो जूल पर किलो मोल पर केल्विन। ठीक है, 3 क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं, उसके बाद बहुत ही इजी है, थोड़ा सा मैथमेटिकल है, गुणा भाग करना पड़ेगा आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है उससे, क्योंकि आप लोगों को एमईबी में कैलकुलेटर अलाउ है, तो कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो हम लोग क्वेश्चन को पहले समझते हैं। पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ कांस्टेंट इन एबव इक्वेशन। सबसे पहले इसमें यूनिट पूछा है, व्हाट इज द यूनिट। ठीक है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ कांस्टेंट। तो सबसे पहले तो यूनिट पूछा है। ठीक है, अब किसका पूछा है, एबव इक्वेशन है जो कांस्टेंट है। तो सबसे पहले जो ऊपर इक्वेशन है उसमें कांस्टेंट क्या है वो पता होना चाहिए। जब तक वो नहीं पता होगा तो उसका यूनिट कैसे निकालेंगे आप लोग। ठीक है, तो काफी लोगों को ये कंफ्यूजन हो सकता है कि ऊपर कांस्टेंट क्या है, तो उसको हम लोग क्लियर करते हैं पहले। जैसे जो इक्वेशन दिया हुआ Cp इक्वल टू 7.13 प्लस इतना इंटू टी इतना मल्टीप्लाइड बाय टी स्क्वायर। ठीक है, तो जो टी के अलावा जो टर्म्स होंगे अलग अलग पद में, जो अगर इसमें 3 पद माने, ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है और ये थर्ड है, मतलब 3 टर्म्स इसमें यूज हुए हैं, उनको ऐड करके ये इक्वेशन बनाया गया है। तो फर्स्ट टर्म में कोई टी नहीं है, मतलब ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, केवल ये यूनिट पे डिपेंड करेगा, सिस्टम पे, एसआई सिस्टम में या केएमके सिस्टम में, उस पे डिपेंड करेगा, लेकिन टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा टर्म्स है वो टी पे डिपेंड है, क्योंकि इसमें टी का मल्टीप्लाई किया हुआ है। उसी तरीके से ये भी टी पे डिपेंड है, तीसरा टर्म्स भी, लेकिन ये टी स्क्वायर है। ठीक है, तो जो टी के अलावा जो टर्म्स होंगे जो बचते हैं, जो टी के अलावा जो उसमें मल्टीप्लिकेशन होगा जिस भी चीज का होगा, वो जो पूरा टर्म्स होगा वो क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा उस टर्म्स का। जैसे कि यहाँ पे कोई टी नहीं है, तो अगर हम यहाँ पे टी को 0 मान लें, ठीक है, टी 0 मतलब कि 1 हो सकता है, किसी भी अगर वैल्यू को अगर घात 0 होता है, पावर 0 होता है, तो उसका मान 1 होता है। तो अगर यहाँ पे कोई टी नहीं है तो मैं मान लेता हूँ कि T0 यहाँ पे है। ठीक है, तो T0 का जो मल्टीप्ल जो जिससे गुणा हुआ है वो क्या है, 7.13, मतलब फर्स्ट टर्म का जो कांस्टेंट है, फर्स्ट टर्म का जो कांस्टेंट है कितना है, 7.13। उसी तरीके से सेकंड टर्म का जो कांस्टेंट है, टी के अलावा क्या बचता है, इतना बचता है। ठीक है, तो जो सेकंड टर्म का कांस्टेंट हो गया इतना हो गया। इसी तरीके से जो तीसरा पद है उसका जो कांस्टेंट हो गया ये है। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ कांस्टेंट्स इन द एबव इक्वेशन। जो ये तीनों कांस्टेंट हैं इनके यूनिट क्या हैं। ठीक है, ये तो हो गया क्वेश्चन का थोड़ा एक्सप्लेनेशन की यूनिट, इसमें कांस्टेंट क्या है। अब इसका यूनिट कैसे निकालेंगे, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि सेम यूनिट वाले को ही हम लोग आपस में जोड़ सकते हैं। जैसे अगर इसको मैं समझाऊं, जैसे अगर सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर कोई है, जैसे 10 सेंटीमीटर है, और कोई जूल मान लीजिए, 10 जूल मान लीजिए। ठीक है, तो सेंटीमीटर को जूल में तो कभी नहीं जोड़ पाएंगे ना,
ऐसा नहीं कि सेंटीमीटर वाले को दूरी को हम लोग ऊर्जा वाले में या शक्ति वाले में कहीं भी जोड़ लेंगे, ऐसा नहीं होगा। अगर जोड़ेंगे तो उसको दूरी वाले ही पद में जोड़ेंगे। मतलब कि अगर इसमें कोई जोड़ना है तो हम लोग 1 किलोमीटर जोड़ सकते हैं। अब वो भी जोड़ेंगे तो क्या करेंगे कि जो यूनिट है किलोमीटर का उसको भी सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। मतलब 10 सेंटीमीटर है तो इसको अगर हम लोग चेंज करें सेंटीमीटर में तो 1000 मीटर हो गया, और 1000 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो इतना सेंटीमीटर हो गया। मतलब यूनिट जब सेम होगा तभी उनको आपस में जोड़ सकते हैं। या अगर कोई दो, इसका उल्टा अगर चले हम लोग कि अगर कोई दो चीज जुड़ा हुआ है तो उसका यूनिट भी सेम होगा तभी वो जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे। जैसे हम लोग इक्वेशन ले रहे हैं एक गति के नियम का जो होता है v बराबर u प्लस at, ठीक है। तो इसमें जो v है ये वेलोसिटी है, जो ये दो टर्म्स से जुड़ के बना है। u भी वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग, और at जो है पूरे का जो यूनिट होगा वो भी वेलोसिटी का ही यूनिट होगा, मीटर प्रति सेकंड का ही होगा, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे यह त्वरण a है तो a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और t का इसमें मल्टीप्लीकेशन है तो t का यूनिट क्या होता है, सेकंड, ठीक है। तो सेकंड से 1 सेकंड घटेगा तो क्या आएगा, मीटर प्रति सेकंड। देखिए आ गया ना, यहाँ पे प्रूफ भी हो गया ये। तो मतलब ये है इसका कि हम लोग सेम यूनिट वाले को ही हम लोग जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो ये सीपी जो है इनके बराबर में है, तो जो सीपी का यूनिट होगा वही फर्स्ट टर्म का यूनिट होगा, वही पूरे सेकंड टर्म का यूनिट होगा, वही तीसरे टर्म्स का भी यूनिट होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। इसको अगर हम सॉल्व करें यहाँ पे, पहला अगर हम सॉल्व करते हैं ए ऐसे करके, तो अगर इसको हम लिखें ऐसे करके, सीपी इक्विवेलेंट का चिन्ह लगाते हैं हम लोग, फर्स्ट टर्म का यूनिट इसको यहीं इसके साथ में लिखते हैं 7.13 इक्विवेलेंट गुणे 10 के पावर -3 टी, और ये जो तीसरा पद है 248 इंटू 10 की पावर -6 टी स्क्वायर, ठीक है। ये जो तीन बराबर जो आप देख रहे हैं ये इक्विवेलेंट का चिन्ह है। इक्विवेलेंट मैंने क्यों लिखा है कि ये यूनिट के रूप में बराबर है आपस में, ठीक है, क्योंकि इनके यूनिट क्या है आपस में बराबर है। तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा कि इन द फॉर्म ऑफ यूनिट, इन द फॉर्म ऑफ यूनिट, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब जो सीपी का यूनिट है उसको हम लोग लिखेंगे। सीपी का यूनिट क्या है पहले से दिया हुआ है यहाँ पे। तो अब इसी इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, यूनिट के साथ में लिखेंगे, ठीक है, समझने के लिए और अच्छे से समझने के लिए। और इन कांस्टेंट का हमको यूनिट निकालना है तो उसको भी निकालने के लिए हम लोग इसको साथ में लिखेंगे। तो जो सीपी है उसको हम यूनिट के साथ में लिखते हैं। तो यूनिट के साथ में कैसे लिखेंगे, सीपी, अब सीपी का मान 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ऐसे करके लिखेंगे। क्या दिया हुआ है, BTU पाउंड मोल और ये डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक। अब ये बराबर है 7.13। अब 7.13 है तो इसका भी यूनिट यही वाला यूनिट होगा, ठीक है। तो इसको भी ऐसे लिख देंगे BTU LB, LB मतलब पाउंड और ये डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। ध्यान से देखिएगा आप लोग। प्लस अब जो दूसरा टर्म्स आएगा 577 इंटू 10 के पावर -3 है, -3 और ये टी है। अब इसका भी यूनिट हम लिख देंगे यहीं पे BTU पाउंड मोल और ये डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। और जो ये तीसरा टर्म्स है मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ऊपर का मैं मिटा दे रहा हूँ, ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा हुआ था, ठीक है। उसके बाद इसको हम लिख सकते हैं ऐसे करके प्लस 0.0248 इंटू 10 के पावर -6 टी स्क्वायर है। और इसका भी यूनिट लिख देंगे BTU, सेम यही है जो मैंने लिखा हुआ है, थोड़ा सा समझेंगे नहीं तो आप लोग उसको लिख सकते हैं ऐसे ही, ठीक है। सेम यही चीज है, यहाँ पे मैंने लिख दिया। मतलब जो अलग अलग टर्म्स है इक्वेशन वही है, बस उनके यूनिट के साथ में उनको लिख दिया। अब इसी चीज को थोड़ा सा हम लोग सेट करेंगे, ठीक है। सेट कैसे करते हैं, सीपी तो ऐसे ही रहेगा, इसको हम लोग बराबर क्या लिखेंगे। अब यहाँ पे तो कोई टी है नहीं, ठीक है, तो ये तो इसका तो पूरा यूनिट यही हो जाएगा, ठीक है। इसका तो ऐसे क्लियर है, साफ साफ एकदम ऐसे ही। तो इसको तो ऐसे ही लिखेंगे 7.13 BTU पाउंड मोल पर डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस, अब इसको देखिए, इसको थोड़ा सा लिखेंगे हम लोग, होशियारी करेंगे इसमें, थोड़ा सा माइंड लगाएंगे इसमें। 10 के पावर -3 है। अब क्या करेंगे, जो यहाँ पे टेम्परेचर है इसका यूनिट क्या होगा, दिया हुआ है यहाँ पे क्या क्वेश्चन में कि जो टी है स्मॉल टी वो डिग्री फ़ारेनहाइट में है। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, जो यूनिट है उसको हम लोग यहाँ पे इसके जो कांस्टेंट है उसके साथ में लिखते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, अभी आपको मालूम चलेगा कि ट्रिक क्या है इसमें। मोल और ये इसको यहाँ पे क्या करेंगे ऐसे करके, जो ये टी है गुणे टी है, टी तो है यहाँ पे। अब इसको हम लोग ऐसे फ़ारेनहाइट लिखेंगे। मतलब
कि जो टी का यूनिट है वो टी के साथ में लिखेंगे, ठीक है। अब चूंकि देखिए यहाँ पे जो फ़ारेनहाइट है, यहाँ पे पहले कितना था, 1 फ़ारेनहाइट था, ठीक है, लेकिन 1 फ़ारेनहाइट से 1 फ़ारेनहाइट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चूंकि हमको अगर 1 फ़ारेनहाइट यहाँ पे रखना है, मतलब कि जो इक्वेशन है इसी इक्वेशन को हमको बनाए रखना है, तो क्या करेंगे, यहाँ भी 1 फ़ारेनहाइट से गुणा कर देंगे, और एक तो वही जो गुणा किया है यहाँ पे, अगर यहाँ पे ऊपर रखते हैं हमको 1 फ़ारेनहाइट रखना है तो नीचे गुणा करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए उसको, जैसे स्क्वायर कर देंगे इसको। देखिए अब अगर 1 फ़ारेनहाइट से 1 फ़ारेनहाइट कट भी जाएगा तो ये हमारा ऊपर वाला आ जाएगा, ये चीज हमेशा हमारा बना रहेगा। देखिए यहाँ पे 1 फ़ारेनहाइट से 1 फ़ारेनहाइट, इस फ़ारेनहाइट स्क्वायर मैंने कर दिया है, ठीक है। मतलब कि इसी में मैंने क्या किया है कि डिग्री फ़ारेनहाइट का ऊपर नीचे अंश और हर में गुणा कर दिया है, ठीक है। तो जो ऊपर वाला अंश वाला है वो टी के साथ मैंने लिख दिया, और जो नीचे हर वाला आया उसको मैंने इस डिग्री फ़ारेनहाइट के साथ में लिखा, तो वो स्क्वायर हो गया, ठीक है। एक पहले से ही था, एक और आ गया, तो ये हो गया यहाँ पे। अब इसी तरीके से इसको भी सेट करेंगे तीसरे वाले इक्वेशन को, तो 0248 गुणे 10 के पावर -6। अब यहाँ पे भी इसको भी ऐसे सेट करेंगे, BTU मोल। अब यहाँ पे टी स्क्वायर है तो हमको ऊपर क्या चाहिए, स्क्वायर में फ़ारेनहाइट चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ऊपर नीचे डिग्री फ़ारेनहाइट स्क्वायर का गुणा कर देंगे, तो ये क्यूब हो जाएगा, और वहां पे ये जो टी था वो डिग्री फ़ारेनहाइट स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर है डिग्री फ़ारेनहाइट स्क्वायर, तो स्क्वायर से एक स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे डिग्री फ़ारेनहाइट बचेगा, मतलब कोई अंतर नहीं आएगा। तो हमने क्या किया, डिग्री फ़ारेनहाइट स्क्वायर का अंश और हर में गुणा कर दिया। तो अब देखिए इस इक्वेशन को, ये तो सीपी यहाँ पे है ही, तो इस इक्वेशन को देखिए, तो जो फर्स्ट टर्म है उसका यूनिट तो यही हो जाएगा, ठीक है, उसका यूनिट तो यही हो जाएगा जो सीपी का यूनिट है, लेकिन जो सेकंड टर्म है उसका यूनिट क्या होगा, ये होगा इतना, क्योंकि जो टी है उसका यूनिट तो हमने अलग से लिख लिया और इसमें और कोई टर्म्स है नहीं, तो जो यूनिट है जो कांस्टेंट है ये उसी का यूनिट है, ठीक है, एकदम क्लियर है। उसी तरीके से इसमें भी हो गया कि जो ये टर्म्स आया इतना, ये जो टर्म्स आया इतना, मतलब जो यूनिट है ये किसका यूनिट है, टी का यूनिट तो मैंने किनारे लिखा है यहाँ पे, टी का यूनिट जो है डिग्री फ़ारेनहाइट स्क्वायर किनारे लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए टी का जो यूनिट है डिग्री फ़ारेनहाइट स्क्वायर मैंने इसके साथ ही लिखा हुआ है, तो टी के बाद और कोई इसमें टर्म्स नहीं है, केवल कांस्टेंट है, तो जो यूनिट बचा वो जो कांस्टेंट है उसी का यूनिट है, ठीक है। तो इस इक्वेशन से स्पष्ट है कि जो सारे टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म्स और थर्ड टर्म, उनके यूनिट ये अलग अलग होंगे। देखिए BTU पर पाउंड मोल पर डिग्री फ़ारेनहाइट, इसका BTU पर पाउंड मोल पर डिग्री फ़ारेनहाइट स्क्वायर, इस तरीके से इसमें BTU पर पाउंड मोल पर डिग्री फ़ारेनहाइट क्यूब। तो फर्स्ट टर्म का ये यूनिट हो गया, सेकंड टर्म का ये यूनिट हो गया, थर्ड टर्म का ये यूनिट होगा। तो आप लोग जब इसको नीचे लिखेंगे तो वहां पे लिख देंगे फर्स्ट टर्म का यूनिट, ऐसे करके लिखेंगे, लिखा है यहाँ पे कांस्टेंट, तो इसको फर्स्ट टर्म में नहीं ऐसे कांस्टेंट लिखेंगे करके, तो फर्स्ट कांस्टेंट करके ऐसे करके फर्स्ट कांस्टेंट बराबर ये लिख देंगे 7.13 करके, और इसका यूनिट लिख देंगे कि ये यूनिट है। इस तरीके से सेकंड कांस्टेंट क्या है आपका, सेकंड कांस्टेंट ये है, तो सेकंड कांस्टेंट इतना वैल्यू लिख के उसका फिर ये लिख देंगे कि सेकंड जो कांस्टेंट है उसका यूनिट इतना है, ठीक है। मतलब फ्रॉम एबव इक्वेशन इट इज क्लियर दैट फर्स्ट कांस्टेंट बराबर 7.13 और इसका यूनिट क्या है, इतना, सेकंड कांस्टेंट इतना है, ठीक है, सेकंड कांस्टेंट यही है, ठीक है, तो उसका यूनिट क्या है, इतना है। इसी तरीके से आप लोग थर्ड का भी लिख देंगे। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अगर किसी को कंफ्यूजन होगा तो पूछ लेगा, ठीक है, बहुत ही इजी है, बस इसको सेट करना था, ठीक है। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, चेंज द एबव इक्वेशन इन फॉर्म इन विच टेंपरेचर इज इन केल्विन। इक्वेशन जो है ये कह रहा है इसी इक्वेशन को आप चेंज करिए, किसमें, ऐसे इक्वेशन में जहाँ पे जो टी है वो केल्विन में हो, क्योंकि इस इक्वेशन में जो टी है वो डिग्री फ़ारेनहाइट में है, तो आपको ऐसा इक्वेशन पूछ रहा है कि जो टी हो वो केल्विन में हो, ठीक है। तो वो देखते हैं कैसे करते हैं, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद वो भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। तो आप लोग जब इसको देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन है बी वाला सॉल्व करेंगे, ब्लैंक से देखते हैं, सॉल्व बी, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पे फ़ारेनहाइट को आपको केल्विन में चेंज करना है, तो फ़ारेनहाइट को आप लोगों ने पिछले कक्षा में पढ़ा होगा कि अगर कोई डिग्री कोई टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में है तो उसको केल्विन में कैसे चेंज करते हैं, ये आप लोग पिछले कक्षा में पढ़ चुके होंगे कि क्या रिलेशन होता है चेंज करने का, ठीक है। तो आप लोग पढ़े होंगे, तो एक इक्वेशन आप लोगों को मिला होगा कि T बराबर 1.8 T माइनस 459.7। ये जो T क्या है, फ़ारेनहाइट है, और कैपिटल T क्या है, केल्विन है। मतलब कि कोई भी टेम्परेचर अगर आपको यहाँ पे T केल्विन का मान कुछ भी रखेंगे, जैसे हमारे 100 केल्विन हो गया या फिर 300 केल्विन हो गया, 400 केल्विन हो गया, कुछ भी रखेंगे तो वो T की जगह पे रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो वो किस में आ जाएगा, हमारा फ़ारेनहाइट में आ जाएगा, ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट में। यहाँ पे इसको ऐसे कर सकते हैं, चाहे तो T है तो ये इसको डिग्री फ़ारेनहाइट कर सकते हैं, और इसका यहाँ पे ब्रैकेट है, इसको चाहे तो ऐसे कर सकते हैं केल्विन में समझने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ है यहाँ पे, और ये आता कैसे है,
आप लोग मैं अगले वीडियो में इसको बता दूंगा सॉल्व करके, बहुत ईजी है। ठीक है, तो ये रिलेशन आप लोग को पता होना चाहिए कि फ़ारेनहाइट और केल्विन में क्या रिलेशन होता है। तो हम लोग कुछ नहीं करना है, अब जहां जहां टी है वहां पे आपको ये पुट कर देना है। ठीक है, बस ये इक्वेशन जो है आपका इसमें चेंज हो जाएगा, किसमें, जहां जिसमें होगा जो टी होगा वो केल्विन में होगा। तो यही करेंगे, पुट दिस वैल्यू इन एबव इक्वेशन। तो पुट करेंगे तो क्या होगा, सीपी जो होगा वो चेंज हो जाएगा यहाँ पे 7.13, चूंकि इसमें कोई टी नहीं है तो ये ऐसे ही रहेगा, इसमें कुछ चेंजेस नहीं होंगे। प्लस ये देखते जाइए आप लोग 577 गुणे 10 के पावर -3 और टी की जगह पे हम लोग लिख देंगे यही 1.8 टी माइनस 459.67। ठीक है, ये टी की जगह पे, स्मॉल टी की जगह पे मैंने ये लिख दिया इतना, क्योंकि ये रिलेशन होता है। ठीक है, उसके बाद जो अगला टर्म्स है 0.0248 गुणे 10 के पावर -6 और यहाँ पे टी स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या करेंगे 1.8 टी माइनस 459.67 स्क्वायर, होल स्क्वायर है। ये चीज ध्यान दें कि होल स्क्वायर है, कैलकुलेशन बहुत ही सावधानी से करना होगा आप लोगों की, ये तो सारा मेहनत बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, चूंकि हमको यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा तो हम लोग क्या करेंगे, जो 10 की पावर -6 है, मतलब जो सबसे ज्यादा वाला घात है, पावर जिसका सबसे, उस पावर में सारे पद को हम लोग चेंज करेंगे, क्योंकि हमको जोड़ना पड़ेगा। तो क्योंकि जब इसको खोलेंगे तो इसमें भी कोई टर्म्स आएगा जो इस टाइप का होगा, इसमें कोई टी नहीं होगा। देखिए जैसे ये वाला टर्म्स है, जब इसको खोलेंगे आप लोग स्क्वायर को, तो जब इसको फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इस टाइप का एक टर्म्स आएगा। लेकिन यहाँ पे 10 की पावर -6 है तो इसलिए हर स्टेप, हर यहाँ पे 10 की पावर -3, यहाँ पे -6 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो हर पद को हम लोग 10 की पावर -6 के रूप में चेंज करेंगे कि जोड़ने में आसानी रहे। तो 7.13 को हम लोग चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये देखिए 2 2 4 2 6, तो यहाँ पे ऐसे इसमें गुणा कर देंगे। देखिए कोई अंतर होगा, इसी चीज को हम लोग चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं ना। यहाँ पे देखिए इतना मैंने यहाँ पे, ये समझिए यहाँ पे इसको जब सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 जीरो यहाँ पे मैंने बढ़ाया है तो 6 जीरो यहाँ पे समझिए कम कर दिया, माइनस में लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे प्लस में इसमें ऐड किया था, माइनस में कर दिया। अब सेम चीज यहीं पे इसमें भी करेंगे हम लोग। तो चूंकि इसमें करने के लिए हमको यहाँ पे -3 दिया हुआ है तो हम केवल 3 ही जोड़ना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, घटाने का मतलब कि पावर में। ठीक है, तो ये हो जाएगा इतना गुणे 10 के पावर -6। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा, जिसमें का एक 10 है, इसमें अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे अगर दशमलव लगाएंगे तो 10 के पावर 3 आएगा और 10 के पावर 3 इसमें जोड़ेंगे तो इतना ही आ जाएगा, इसलिए कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, तो 10 के पावर -6 ये भी हो गया फर्स्ट पद, और सेकंड जो टर्म्स है ये भी। उसके बाद ये तो ऐसे है ही, यहाँ पे इसको पहले हम लोग चेंज कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसको हम लोग गुणा करके लिखेंगे। कैलकुलेशन आप लोग बहुत ही सावधानी से करिएगा, नहीं तो सारा मेहनत बर्बाद हो जाएगा आप लोगों का। ये तो पहले से ही है 248 गुणे 10 के पावर -6। अब चूंकि यहाँ पे ये स्क्वायर में है तो 1.t है, इसको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 459.67 ये स्क्वायर है यहाँ पे, -2a यहाँ पे हो गया 1.8t, और ये इसी में गुणे है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 459.67। ठीक है, ये यही वाला है, ये यहाँ वाला गुणा है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो ये चीज है a माइनस बी का होल स्क्वायर है, उसको मैंने किया a स्क्वायर, ठीक है, प्लस b स्क्वायर -2a इंटू बी। ठीक है, वही कर दिया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे आप लोग यहाँ पे इस तरीके से सॉल्व करेंगे जब, तो इसको ऐसे ही लिखते हैं, 4 जीरो है 10 के पावर -6 प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे अंदर, ये 8 है। ठीक है, अब इस टर्म को मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो 577 गुणे 1.8 t गुणे 10 के पावर -6। अब इसका इसमें भी गुणा होगा, माइनस है यहाँ पे तो माइनस यहाँ पे लगा देंगे, 577 गुणे 459.67 गुणे 10 के पावर -6। ठीक है, देखिए कोई गड़बड़ी तो नहीं हुआ यहाँ पे, इसमें गुणा कर दिया 1.8t का 10 के पावर -6, और ये यहाँ पे गुणा कर लिया, हाँ सही है। ठीक है, उसी तरीके से इसका भी अंदर इसमें गुणा कर देंगे, मतलब ऐसे करके 0.248 इंटू 10 के पावर -6 ऐसे लिखते हैं, आगे पीछे हो जाएगा। अब यहाँ पे 1.8t स्क्वायर, ठीक, उसके बाद प्लस यहाँ पे 0.048 इंटू 10 के पावर -6, और इसमें मल्टीप्लाई कितना है यहाँ से लिखते हैं इसको, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ये प्लस है यहाँ पे तो इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं प्लस, कितना है 0.0248 इंटू 10 के पावर -6, और ये कितना है स्क्वायर में है, मतलब 2 बार गुणा होगा इसमें 459.67
और ये स्क्वायर है, ठीक है। ये स्क्वायर यहाँ पे मैं ब्रैकेट बना के लिख दे रहा हूँ, ये स्क्वायर है, ठीक है। ये हो गया। अब तीसरा टर्म्स बचा, इसमें 0.0248 10⁻⁻6 गुणे 2 माइनस है क्योंकि यहाँ पे माइनस है, ठीक है, गुणे 1.8t गुणे 459.67। अब इसी को आप लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। तो सॉल्व जब करेंगे आप लोग तो ये आएगा, मैंने सॉल्व करके रखा हुआ है, ठीक है। तो जो कांस्टेंट वाले हैं, मतलब जिसमें टी नहीं है उसको एक साथ कर लेंगे हम लोग। जैसे इसमें टी नहीं है तो जब इनको सॉल्व करेंगे यहाँ पे, इसको जिसमें टी नहीं है इस पद को और इस पद को, यहाँ पे देखिए इसमें टी नहीं है और इसमें टी नहीं है, माफ कीजिएगा ये वाला जो टर्म्स है, माफ कीजिएगा ये जो टर्म्स है इसमें तो टी है, ये वाला जो टर्म्स है ये, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे और जो भी आएगा इनको हम लोग आपस में, एक ये भी टर्म्स है और एक टर्म्स और होगा, एक टर्म्स यहाँ पे ये भी है, इसमें भी टी नहीं है, जितना मैंने ब्लू अंडरलाइन किया इसमें टी नहीं है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इसको भी सॉल्व करेंगे और जितना आएगा इसमें ये माइनस इतना सॉल्व करेंगे तो ये आएगा कितना, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ब्लू वाले को मैं ब्लू से लिख रहा हूँ, ये आएगा आप लोगों का, आएगा ये 68700105637। कलम नहीं चल रहा है यहाँ पे, मैं ब्लैक से कर दे रहा हूँ, ये 37 है और ये 10⁻⁻6, ठीक है। ये जो है जिसमें टी नहीं है उसको मैंने सॉल्व किया है, ये प्लस ये माइनस और ये प्लस, इन तीनों को जब पूरा करके सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा, ठीक है। अब हमारा अगला जो टर्म्स बचता है वो जो सिंगल टी वाला है, जिसमें केवल एक टी आया होगा और एक आया होगा इसमें टी स्क्वायर होगा, ठीक है। तो उसको ढूंढते हैं केवल टी वाले को, तो केवल टी वाला है जो, उसको हम लोग ब्लू से लिखते हैं, ये है हाँ ग्रीन वाले से, एक टी यहाँ पे है, ठीक है, और एक टी यहाँ पे है, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, यहाँ पे आएगा ये प्लस 997.5585 गुणे 10⁻⁻6t, ठीक है, इतना आएगा। जब आप लोग केवल जो सिंगल टी वाले हैं उन टर्म्स को ये सॉल्व करेंगे, एक ये आया जो अंडरलाइन कर दिया मैंने, ब्लू ग्रीन से मैंने अंडरलाइन किया, ग्रीन का जो वैल्यू आया उसको मैंने लिखा है यहाँ पे, ये आएगा। उसके बाद हमारा लास्ट टर्म बचता है टी स्क्वायर वाला, तो टी स्क्वायर का जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो वो आएगा हमारा, इसको हम लोग रेड से करते हैं, तो जो यहाँ पे देखिए टी स्क्वायर वाला पद ये है और ये एक ही पद है, ठीक है, क्योंकि सब तो और खत्म हो गए, बिना टी वाले 3 थे, 1 2 3, ठीक है, टी वाले 2 थे, 1 और 2, और टी स्क्वायर वाला बस एक ही पद है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा कितना, प्लस 0.080352 इंटू 10⁻⁻6 और ये हो गया आपका टी स्क्वायर, ठीक है। ये आएगा, आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 10⁻⁻6 देखिए हर पद में है। अब चूंकि हम इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख सकते हैं तो इसको मैं ऊपर से थोड़ा सा मिटा रहा हूं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं जिस रूप में ये दिया हुआ है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे 10⁻⁻6 है तो इसका देखिए 2 2 4 2 6, तो मतलब यहाँ पे 10⁻6 हमारा यहाँ पे मिलेगा और 10⁻6 और 10⁻6 तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। मतलब इसको हम कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना यहाँ पे 6.87 करके 10⁻6, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 2 4 2 6 स्थान पे 10 में लगाएंगे तो 10⁻6 होगा और 10⁻6 पहले से है, तो यही चीज मैं कर रहा हूँ, ये डायरेक्ट में कर दे रहा हूँ यहाँ पे। तो इसको करेंगे तो हम लोग आएगा कितना, ये 6.87 गुणे क्या, ये खत्म ही हो जाएगा, 10 के पावर कुछ नहीं जाएगा, जैसे यहाँ पे कांस्टेंट था, प्लस उसी तरीके से यहाँ पे भी 10⁻⁻6 है और यहाँ पे 2 दशमलव लगा सकते हैं, यहाँ पे दशमलव है तो दशमलव हम लोग यहाँ पे खसका सकते हैं, तो 10 स्क्वायर बचेगा, 10 स्क्वायर और ये 10⁻⁻6, तो ये कितना हो जाएगा 9.97 और ये 6 हो सकता है, 6 और इंटू 10⁻⁻4 और ये टी हो गया, कैपिटल टी है यहाँ पे, ये चीज ध्यान देंगे कि कैपिटल टी है जो कि केल्विन में है। और जो तीसरा टर्म्स है उसमें तो क्या कुछ है ही नहीं, वैसे ही है, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे 80 और ये 5 है तो यहाँ पे 4 कर देंगे इसको और ये टी स्क्वायर हो गया। तो ये हमारा आंसर हो गया, यही करना था हमको। देख रहे हैं कितना इंटरेस्टिंग सवाल है, कितना मजेदार सवाल है ये। अब ये हमारा आंसर हो गया। जो क्वेश्चन पूछा था, चेंज द इक्वेशन इन द फॉर्म इन विच टेम्परेचर इज इन केल्विन, तो यही चीज करना था हमको। यहाँ पे देखिए जो स्मॉल टी था वो कैपिटल टी में चेंज हो गया और इतना सारा कैलकुलेशन करने के बाद आया हुआ है, तो ये हमारा आंसर हो गया किसका, सेकंड बी का, ठीक है। उम्मीद करता हूं यहां तक आप लोग समझे होंगे। किसी को भी कहीं भी कंफ्यूजन होगा तो वो पूछ लेगा हमको, ठीक है। कुछ क्लियर नहीं है अगर फिर से बता दे रहा हूं कि जो इक्वेशन मैंने लिखा हुआ था ये वाला कि t इक्वल टू 1.8
T-459.67 ये चीज इसी को हमने पुट किया हुआ है इस इक्वेशन में ऊपर में स्मॉल टी की जगह पे ये मैंने इतना पुट किया हुआ है क्योंकि ये डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन में ये रिलेशन होता है, ठीक है। तो यही चेंज मैंने किया हुआ है यहाँ पे, सेम वही चीज़ है और इसी को मैंने सॉल्व किया हुआ है। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि कैलकुलेशन आप ध्यान से करिएगा, नहीं तो सारा मेहनत पानी फिर जाएगा, एग्जाम में सब नंबर कट फिर जाएगा, ठीक है, आंसर नहीं आएंगे। तो ये चीज़ है। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करते हैं, ये बिठाते हैं, ठीक है। ये आंसर आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब तीसरा जो है ये बहुत ही इजी है, इसमें सीधे सीधे कन्वर्जन टेबल का यूज करेंगे तो वो हो जाएगा। देखना एक ही क्वेश्चन था, इसमें कितने सारे कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं और एक क्वेश्चन में पूछेगा एक ही क्वेश्चन 10 नंबर से कम नहीं पूछेगा मुझे लगता है। ये किलो मोल था, ठीक है। अब तो तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सॉल्व सी, ठीक है। इसमें क्या है, चेंज द इक्वेशन इन द फॉर्म इन विच Cp इज इन किलो जूल पर किलो मोल इनटू केल्विन या पर केल्विन, ठीक है। तो Cp का जो यूनिट था क्या था, जो इस इक्वेशन में जो Cp का यूनिट था वो क्या था, BTU, उसको पहले लिख लेंगे ऐसे ही, पाउंड मोल और ये डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। ये था Cp का जो ये इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें जो इसका यूनिट है वो इतना दिया हुआ है, हमको चेंज किसमें करना है, इसमें चेंज करना है, ठीक है। तो हमको इसको हम लोग क्या कर मान लेंगे, एक मान लेंगे, ठीक है। मतलब 1 BTU पर, इसको पूरा कर लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा दूर हो जा रहा है, एक, या सीधे सीधे इसको ऐसे लिख लीजिए एक, ठीक है। नहीं कुछ है तो एक रहता है ये, ठीक है। उसके बाद 1 BTU पर पाउंड मोल पर डिग्री फ़ारेनहाइट। अब इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से लिखेंगे, इसको अलग अलग और लिख सकते हैं, इसको एक है इसको और भी ऐसे कर सकते हैं, 1 BTU कर सकते हैं, 1 BTU बट्टे 1 पाउंड मोल, ये सब अलग अलग कर देते हैं, इसको गुड़े 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कर देते हैं, ऐसे करके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसी चीज को मैंने ऐसे लिख लिया। अब इसी चीज को हम देखिए यहाँ पे इससे मैच कराइए, इसमें चेंज करना है हमको, मतलब 1 BTU को हमको किलो जूल में चेंज करना है, 1 पाउंड मोल को हमको किलो मोल में चेंज करना है और डिग्री फ़ारेनहाइट को हमको केल्विन में चेंज करना है, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट को, ठीक है। तो हमको यहाँ पे कन्वर्जन टेबल मालूम होना चाहिए। तो कन्वर्जन टेबल से आप लोग अगर देखेंगे तो वहां पे आता है 1 BTU बराबर जो होता है वो 1055.056 जूल के बराबर होता है, इतना जूल के बराबर होता है ये, ठीक है। तो चूंकि किलो जूल में चेंज करना है हमको, तो ये जो 10 नंबर यहाँ पे है, यहाँ पे हम कर देंगे, तो यहाँ पे हमको एक 10 की पावर 3 मिलेगा और 10 की पावर 3 को हम लोग किलो कर लेते हैं, तो यही कि हम यहाँ पे बढ़ा देंगे, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को, मतलब सीधे सीधे या तो कहिए 1 BTU बराबर इतना किलो जूल, या 1 BTU बराबर 10, जो बताया था मैंने 1055.056 जूल, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पर 10 में क्या किया, मैंने यहाँ पे कर लिया है, और जो 10 की पावर 3 बचा उसको किलो कर लिया, ठीक है। उसी तरीके से अब यहाँ पे करेंगे, एक जो पाउंड मोल है वो कितना होता है, वो होता है आपका 0.4, इसी तरीके से यहाँ पे 453.5924 ये जो होता है मोल होता है, ठीक है। तो चूंकि हमको किलो मोल में चेंज करना है, तो सेम जैसे ऊपर के थे यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमको 3 स्थान पे लगा देंगे, यहाँ पे कर देंगे इसको, ठीक है। ये 10 यहाँ से हटा के यहाँ पे तीसरे स्थान पे यहाँ पे कर देंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ से 10 यहाँ करते हैं तो हमको एक 10 की पावर 3 मिलेगा, ठीक है। तो उसी 10 की पावर 3 को हम लोग किलो कर देते हैं यहाँ पे, तो वही के बढ़ा दिया मैंने, तो ये कर दिया। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई था। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक आता है आप लोगों को समझने के लिए, मैं इसका एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। बस आप अभी ये समझिए कि जब कभी आपको यूनिट चेंज करना हो तो वहां पे डिग्री में जो होता है, मतलब एक जो केल्विन होता है वो कितने डिग्री के बराबर होता है उसका यूज करेंगे। जब आप लोग स्केल पढ़ेंगे टेम्परेचर स्केल थर्मोडायनामिक्स में, तो वहां पे ये आएगा। तो यहाँ पे जो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट जो होता है वो 1/1.8 केल्विन के बराबर होता है, या यूं कहिए तो कि 1.8 जो फ़ारेनहाइट होता है वो 1 केल्विन के बराबर होता है। जैसे जो अगर फ़ारेनहाइट का पैमाना है, ऐसे मान लीजिए कोई स्केल बना हुआ है ऐसे करके, और ये मान लीजिए एक कोई स्केल है, जैसे इंच पटली कहते हैं ना, वही चीज मान लीजिए जो थर्मामीटर में रीडिंग पढ़ते हैं। तो ये समझिए अगर ये डिग्री फ़ारेनहाइट है और ये केल्विन है, तो जो एक खाना होता है और इसका जो एक खाना होता है वो बराबर नहीं होता है, वही चीज का यहाँ पे यूज हुआ है। तो अगर यहाँ पे जो केल्विन का जो एक खाना है, जो केल्विन का एक खाना है, मतलब यहाँ से यहाँ का जो दूरी है, अगर वो एक है वो, ठीक है। तो जो इसका दूरी होगा वो इसमें अगर ले तो वो कितने के बराबर होगा, 1.8 के बराबर होता है, ठीक है। मतलब ये बड़ा है, ठीक है। तो उसी का यहाँ पे यूज हुआ है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, आप लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, ये कितना आएगा 4.186 करके आएगा, और ये हो गया किलो जूल पर किलो मोल और ये कैलोरी,
ठीक है, ये कितने के बराबर आया, 1 BTU पाउंड मोल और ये डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो 1 BTU इसको जब सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 1 BTU होगा 4.186 किलो जूल और किलो जूल पर किलो मोल इंटू के, इसके बराबर आएगा। ठीक है, तो जैसे आप लोग अब क्या करेंगे, अब चूंकि यही मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है, जैसे आप लोग को एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे आप लोग को अगर दिया है 10 किलोमीटर, ठीक है, अब इसको आपको सेंटीमीटर में चेंज करना होता है, तो आप क्या करते हैं, 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है, 10 की पावर 5 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो जो ये 10 है, 10 की पावर 5 सेंटीमीटर, तो जो किलोमीटर है उसमें आप जो ये 10 को चेंज करना है, तो इसमें आप 10 की पावर 5 से गुणा करते हैं। ठीक है, जो यहाँ पे आया 10 की पावर 5 इसी से गुणा करते हैं इसमें, तो ये सेंटीमीटर में चेंज होता है। ठीक है, तो सेम वही चीज यहाँ पे करना है कि चूंकि ये किसमें है, इसकी यूनिट क्या है, BTU पर पाउंड मोल पर डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, अब चूंकि इसको हमको किलो जूल पर किलो मोल पर कैलोरी में चेंज करना है, तो जो इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आया इसी को हम लोग इन सारे टर्म्स में गुणा कर देंगे, तो वो हमारा आंसर आ जाएगा। वो हमारा जो आंसर आएगा, वो जो CP का मान आ जाएगा वो किसमें आ जाएगा, किलो जूल पर किलो मोल इंटू कैलोरी में आ जाएगा। तो ये चीज है यहाँ पे, तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अब इसको उसमें चेंज करने के लिए ऊपर के सारे पद में हम लोग इससे गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा ये CP बराबर, अब 7.13 था, इसमें कितने से गुणा करेंगे, 4.186। ठीक है, उसके बाद प्लस ये पहले से ही था, पहले से कितना था ये 577 इंटू 10 की पावर -3 T है। ठीक है, अब इसमें गुणा कितने से करेंगे हम लोग, 4.186 से, इससे गुणा कर देंगे। इसी तरीके से जो तीसरा टर्म्स था वो कितना था, 0.0248 गुणे 10 की पावर -6 और ये T स्क्वायर था, इसमें भी इतना से गुणा कर देंगे, 4.186। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो जो भी मान आएगा आपको सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ पे गुणा करना है, मैं आंसर आप लोगों को लिख दूंगा। तो जो भी इसका जो आंसर आएगा, वो जो इसमें जो वैल्यू आएगा उसमें जो CP का जो यूनिट होगा वो ये होगा। ठीक है, तो ये चीज होगा यहाँ पे, आप लोग इसको देख लीजिएगा, गुणा करके जो भी आंसर आएगा वो हो जाएगा आपका आंसर। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और काफी सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुए होंगे। अगर किसी को कहीं भी कोई कंफ्यूजन होगा तो पूछ लेगा बेझिझक कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पे मेरे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और हम लोग देखेंगे कोई क्वेश्चन उससे बचा नहीं है तो हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और इसी के साथ ही अगर ये वीडियो जिसके पास भी पहुंच रहा है और अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं मेरा चैनल, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें सपोर्ट के लिए। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, थैंक यू।